कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे कि जो झारखंड आपका लैब असिस्टेंट का एग्जाम पहले आने वाला है और इसके बाद एग्जाम होगा आपका किसका होगा, PGT और TGT का एग्जाम होगा। तो जो झारखंड आपका लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, इनमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांस बन जाएंगे, इस बात को आज हम इस पूरी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। किन किन टॉपिक्स पे हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, किन किन टॉपिक्स पे नजर बना करके अगर लैब असिस्टेंट का पेपर देने जाएंगे तो हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। लैब असिस्टेंट की मॉक टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अपलोड कर रहा हूं एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर। इसको फट से आप डाउनलोड कर लीजिए। 15 दिनों में अगर आपने इसकी प्रैक्टिस डाल दी तो ये तय हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो मैं आपको ये बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पर आपको फोकस करना है, किन किन टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखना है, कहां से आपको क्वेश्चन मिलने के चांस बनेंगे। ये सब बातें आज की वीडियो में होंगी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। झारखंड लैब असिस्टेंट पर जो भी टॉपिक्स मैं बोल रहा था कि आपसे डिस्कशन करूंगा, उसी के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाइए और हमारे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए। आज हम आपको समझाएंगे कि लैब असिस्टेंट में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर 2022 का झारखंड लैब असिस्टेंट एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अगर मैं देखता हूं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से लगभग और लगभग मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन की उम्मीद करूंगा। और इन 3 क्वेश्चन में मैं टॉपिक्स की बात करूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आने की संभावना है। क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आने की संभावना है, चाहे तो वो संभावना इस बात में भी कन्वर्ट हो जाए कि चाहे शेप ऑफ ऑर्बिटल में चली जाए, चाहे NLMS के मान निकलवा लिए जाए आपसे, और या फिर किसी भी वैल्यू के लिए चारों क्वांटम नंबर निकलवा लिए जाए। तो ये क्वांटम नंबर का कंसेप्ट भी आपके सामने आ सकता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। डी ब्रॉगली की इक्वेशन पर न्यूमेरिकल आ सकता है, तो डी ब्रॉगली की इक्वेशन पर आप न्यूमेरिकल जरूर तैयार कर लीजिए, यानी कि इसका न्यूमेरिकल आने की संभावना हो सकती है डी ब्रॉगली की। और इसी के साथ अगर आप देखें तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आ सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद अगर मैं आपसे बताना चाहूं तो जो सिंपल क्वेश्चन होने की संभावना हो सकती है वो SPDF ऑर्बिटल्स और इनके रूल्स जो हैं, जैसे ऑफबाउ का प्रिंसिपल हो सकता है, जैसे हुन्स का रूल हो सकता है, जैसे पाउली का रूल हो सकता है। तो इन पे डायरेक्ट तो नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर संभावना है आने की। तो ये पहला टॉपिक मेरा हो गया। दूसरे टॉपिक की बात करता हूं, अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करता हूं, आज की वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए वरदान जरूर साबित होगी, इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि एक एक टॉपिक पर ध्यान देकर के जाइएगा। अगर पेपर में ना क्वेश्चन मिले तो कहिएगा 101% क्वेश्चन मिलने की संभावना आपको मिलेगी। तो अगर मैं अब बात करता हूं पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पर जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनको पढ़ के जाइएगा, आपको क्वेश्चन लगभग और लगभग मिलना तय है। यानी कि इनके एक्सेप्शंस पढ़ लेना, उसके बाद जब पेपर खत्म हो जाए तो फोन जरूर करना कि सर क्वेश्चन आया था। और इसके बाद आपको बताऊं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से भी क्वेश्चन मिलेगा, आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से भी क्वेश्चन मिलने की संभावना है। और साथ में आपको बताना चाहूंगा कि डायगोनल रिलेशनशिप पर एक क्वेश्चन लगभग तय है, डायगोनल रिलेशनशिप पर एक क्वेश्चन तय है। और इसके साथ साथ
आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के चले जाना। अगर पी और डीएफ का ना मिले तो बता देना कि सर पी और डीएफ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिला था मुझे, ये मैं आपको कॉल कर दूं। तो ध्यान दीजिएगा, जो जो टॉपिक्स मैं आज आपको बता रहा हूं उन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान देना है। और अगर आपको झारखंड लैब असिस्टेंट का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो फट से जाइए और जल्दी से एरोमा केमिस्ट्री के ऐप पर जाकर के 399 टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर डालिए। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे और वहां से एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन मिलने के चांस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे। और इसके बाद तीसरा मैं चल देता हूं केमिकल बॉन्डिंग पर। तो केमिकल बॉन्डिंग में अगर मैं देखना चाहूं कि देखिए झारखंड जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है इसका सिलेबस और पीजीटी का सिलेबस समवट सेम ही है। सेम क्या है, बिल्कुल सेम ही कॉपी कर दिया है। लेकिन आपको पता है एक लैब असिस्टेंट बनने जा रहा है यार, एक को तुम पीजीटी बनाने जा रहे हो, दोनों का सिलेबस सेम रख दिया है। तो इसका मतलब होगा कि क्वेश्चन की स्ट्रेंथ में डिफरेंस जरूर आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हम लेक्चरर की पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट कर रहे हैं और या फिर हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं लैब असिस्टेंट के लिए। दोनों का कोई तो क्राइटेरिया झारखंड गवर्नमेंट को बनाना चाहिए था, लेकिन ना, दोनों ने सिलेबस सेम कर दिया है कि भैया मेरा लैब असिस्टेंट और मेरा पीजीटी दोनों बराबर ही होते हैं। तो ये बात ऐसी नहीं है, क्वेश्चन का वेरिएशन, क्वेश्चन क्योंकि दोनों का लेवल अलग होना चाहिए, तो दोनों के लेवल का फर्क है। तो यहां पर केमिकल बॉन्डिंग पे चल लेते हैं। यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन तय है, 101% क्वेश्चन यहां से आना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी क्वेश्चन मिलेगा और साथ में तीसरा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन से भी क्वेश्चन मिलना तय है। तो ये मैं वो टॉपिक से डिस्कशन कर रहा हूं जिनको अगर आपको पता है कि साहब सर यही बता रहे हैं, मुझे पहले से पता, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इनको तैयार करिए। लेकिन मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि इन क्वेश्चंस पर, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को जितने ज्यादा से ज्यादा आपको टॉपिक मिल जाए उन पे आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा लैब असिस्टेंट पीजीटी के अंदर। और चौथा टॉपिक, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में इतने टॉपिक जरूर पढ़ लेना, और इसके साथ मैं एक टॉपिक और जोड़े दे रहा हूं, उस टॉपिक को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को भी आप ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। म्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी, इस फार्मूले पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है। कौन मॉलिक्यूल पोलर होगा, कौन मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, ये सब बातें भी इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो अभी तक मैंने आपको ये 3 टॉपिक बताए। इसी कंटिन्यूटी में मेरे इस वीडियो को जरूर देखिए और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिए। कारण ये है कि कौन कौन से टॉपिक झारखंड में आने वाले हैं, ये आपके दोस्तों को भी पता लग जाए और आपको भी पता लग जाए। इसके बाद चौथे टॉपिक पर हम लोग चल लेते हैं। चौथा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, यानी कि चौथा टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स है। तो मैं पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर लेता हूं। जो जो जरूरत है मैं वहीं पर अटैक कर रहा हूं, ज्यादा टॉपिक मुझे डिस्कशन नहीं करना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज लिखूंगा मैं, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मैं बात कर लूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आप देखना चाहो तो नर्स्ट इक्वेशन पर क्वेश्चन आ सकता है, नर्स्ट इक्वेशन पर न्यूमेरिकल आ सकता है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अगर नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन आपने ध्यान दिया हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन पर बिल्कुल फोकस करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए और उससे जुड़े हुए जितना नर्स्ट इक्वेशन तो आपको जानकारी में होगी ही। ई सेल इज इक्वल टू हो जाता है आपका ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस तरीके के क्वेश्चन इस पे बेस आ सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर सेल के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आपको क्या क्या ध्यान देना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। एक तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ध्यान देनी है, केमिकल सीरीज पर अरेंजमेंट का ध्यान रखना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। इस बात की विशेषता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है और कौन किसको रिप्लेस करेगा, किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम और ज्यादा होता है, उसके हिसाब से कौन किसको रिप्लेस करेगा। इस बात पे भी क्वेश्चन को आपको फोकस करना पड़ेगा। अब इसके बाद इसी पे चल लेते हैं। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते हैं तो एक तो मुझे संभावना है
कोलरिज लॉ की संभावना भी मुझे लगती है। और इसी के साथ साथ आपको जो कंडक्टिंग पावर पे क्वेश्चन है, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस पर आपके लिए मेरे हिसाब से कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस पर आपके लिए क्वेश्चन थोड़े नॉर्मल होंगे, बहुत टिपिकल क्वेश्चन होने की संभावना मुझे नहीं दिखाई देती है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि केमिकल काइनेटिक्स में अगर मैं चल लेता हूं, केमिकल काइनेटिक्स में चल लेता हूं तो केमिकल काइनेटिक्स और कैटालिसिस दोनों टॉपिक अगर मैं एक साथ डिस्कशन करूं तो कैटालिसिस में चले जाइएगा। शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट पे क्वेश्चन और एंजाइम पे तय है। शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस और एंजाइम कैटालिसिस, इन दोनों में से क्वेश्चन तय है। आप मानिए या ना मानिए, वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, क्वेश्चन आना तय है, यहां से मिलेगा 100% क्वेश्चन आपको मिलना है। और केमिकल काइनेटिक्स में आ जाइएगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन आना है। यहां से चाहे यूनिट पूछ ली जाए आपसे, और चाहे इसका फार्मूला पूछ लिया जाए, और चाहे इस पे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाए, एक क्वेश्चन यहां से तय हो चुका है। तो आप ये मान लीजिए अच्छे से कि जो मैं बता रहा हूं उसको पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और पेन कॉपी लेकर के आप इसे नोट करते रहिए, क्योंकि मैं मिटा रहा हूं और ऐसा ना हो जाए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिट जाए और आप लिख ना पाए, तो वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं तो 100% मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को समझूंगा कि मैंने जो बताया वो बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इसी के बाद चल लेते हैं हम लोग और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके सामने। ये टॉपिक अगर मैं आपसे बात करूं तो थोड़ा सा हटके है, यानी कैटालिसिस और इन सबसे दूर अगर मैं चला जाऊं, थोड़े से जो मुझे लगा यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक, इन सब की अगर मैं बात करूं, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इसके बाद बात करूं, जो मुझे लगता है वो मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यानी मैं यहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देता हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेता हूं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक झारखंड लैब असिस्टेंट में इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि झारखंड पीजीटी में जो टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनमें सबसे पहले अगर मैं एस ब्लॉक की बात करता हूं तो एस ब्लॉक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले तो फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, इसके बाद में सेकंड ग्रुप की बात करूं, इन दोनों ग्रुप में अगर आप चले आते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर NaOH की प्रिपरेशन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। NaOH, इसी तरीके से आपको Na2CO3 के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। NaOH, Na2CO3, CaO की प्रिपरेशन पढ़ना पड़ेगी, CaCO3 की प्रिपरेशन आपको पढ़ना पड़ सकती है। इसी तरीके से MgCl2 का यूज पढ़ लीजिएगा, और आपके सामने MgCl2.2H2O जो बनता है वो क्यों बनता है, हाइड्रेटेड क्यों होता है, और इसी के साथ में अगर मैं बात करना चाहूं तो LiCl.H2O ये भी हाइड्रेटेड क्यों होता है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहां से आ सकते हैं। इन्हीं में अगर आप ध्यान दीजिए तो कार्बोनेट का ऑर्डर अगर आप पढ़ना चाहें, इसी तरीके से अगर आप पढ़ना चाहें तो सल्फेट का ऑर्डर। अब सल्फेट के ऑर्डर में क्या पढ़ोगे भाई, कार्बोनेट के ऑर्डर में क्या पढ़ोगे, और आप हैलाइड के ऑर्डर में क्या पढ़ोगे, तो मैं आपको यहां सलाह दूंगा कि इन सब के ऑर्डर में आपको क्या पढ़ना है। एक तो थर्मल स्टेबिलिटी पे ध्यान रखना है, रिड्यूसिंग करेक्टर पे ध्यान रखना है, और सॉल्युबिलिटी इन वाटर पे ध्यान रखना है। ये सब चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली हैं, यानी इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करता हूं तो पी ब्लॉक से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उनके स्ट्रक्चर्स कैसे आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, उनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, उल्टा चल रहा हूं उधर से नियोन की तरफ से चल रहा हूं, मैं नोबल गैसेस की तरफ से चल रहा हूं, तो उनके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, उनके अंदर कौन सा कंपाउंड है जो
ज्यादा, यानी कि पूरी नोबल गैसेस में कौन सा कंपाउंड है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव माना गया है, किसके बेस पे पहला कौन सा नोबल गैस कंपाउंड डिस्कवर किया गया था। ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो पूरी उम्मीद करता हूं कि सही से आप अपना डिसीजन ले पाएंगे। और उस डिसीजन में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी रिएक्शन से कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो चीज भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहां पर कि अगर हम हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजेंस में रिड्यूसिंग करैक्टर, एसिडिक करैक्टर, जैसे अगर पेपर में आता है कि भाई HI का एसिडिक करैक्टर ज्यादा होगा या HF का ज्यादा होगा, तो ये ऑर्डर जो होता है HI, HF, HBr, HCl का, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन का ऑर्डर, इसका रिड्यूसिंग करैक्टर का ऑर्डर, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये सब ऑर्डर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इसी तरीके से क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग करैक्टर, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं हैलोजेंस में से। और हैलोजन के कंपाउंड में खासकर HCl पे फोकस कर लीजिएगा, क्लोरीन पे फोकस कर लीजिएगा, और इन्हीं के जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं HOCl, HOClO, HOClO2, HOClO3, इसका एसिडिक और बेसिक करैक्टर किसका ज्यादा होता है, इस बात पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने जा रही है, इसीलिए इसे बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करेंगे, फुल फ्रेम में देखेंगे इसे और कॉपी पेन के साथ में देखेंगे। अगर ना फायदा हो तो बता दीजिएगा, बिल्कुल 101% तय है कि क्वेश्चन आएगा इसमें से। इसी तरीके से अगर मैं चल लेता हूं 16 ग्रुप में चलता हूं, तो आपको H2SO4 का जो कांटेक्ट मेथड है, उस मेथड में कौन सा कैटलिस्ट चाहिए था, कितना उसके अंदर टेम्परेचर चाहिए थी, फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं, H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है, इसको आप पढ़ करके जरूर जाइएगा। और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी पढ़ लीजिएगा, उसका ब्लीचिंग एक्शन भी पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर हम 15 ग्रुप की बात करते हैं तो 15, 14 और 13 तीनों ग्रुप में चलते हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन की फैमिली में अमोनिया का ओस्टवाल्ड प्रोसेस को ध्यान रखना है, फेवरेबल कंडीशंस ध्यान रखनी है, अमोनिया कैसे ड्राई की जाती है इस बात को ध्यान रखना, और अमोनिया एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है, ये किसी को रिड्यूस कर पाता है नहीं कर पाता है, इस बात पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन से क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन में अमोनिया का नेस्लर्स रिएजेंट के साथ में टेस्ट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये छोटी छोटी रिएक्शंस और एंगल, अमोनिया का एंगल, PH3 का एंगल, PCl3 का एंगल, PCl5 का एंगल, PCl5 सॉलिड में कैसा होता है और आपका गैसेस स्टेट में कैसा होता है, दोनों के स्ट्रक्चर को भी पढ़ करके जाइएगा। इनके सभी की हाइब्रिडाइजेशन भी आप एक बार अपनी नजर में दौड़ा लीजिएगा। तो अगर आपको ये लगता है कि ये चीज अच्छी है, सर की वीडियो काम आएगी, तो जरूर आप पढ़िएगा। तो मैं आपको बताऊं, कार्बन फैमिली में चले जाइए तो डायमंड ग्रेफाइट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये क्वेश्चन लगभग तय है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। ये एलोट्रॉप कार्बन का है, ये बेड कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट इसका अपोजिट क्वेश्चन बनाता है। तो इस तरीके से इनके क्वेश्चन ध्यान रखना। SiO2 जो होता है वो क्या होता है, एक सॉलिड होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है। ऐसा क्यों होता है, तो सब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं लैब असिस्टेंट एग्जामिनेशन में। अब अगर 13 ग्रुप पे चलते हैं तो बोरॉन फैमिली में भी एक्सेप्शनल केसेस जरूर पढ़िएगा। कौन ऑक्साइड इसका बेसिक है, कौन एम्फोटेरिक है, कौन एसिडिक ऑक्साइड है, ये सभी कैरेक्टर आपको जरूर पढ़ने चाहिए। अगर आप इस वीडियो को इंपॉर्टेंट मानते हैं तो बिल्कुल छोड़ना मत, पढ़ के जाना, बाद में तजुर्बा आपको खुद बताएगा। ऐसा नहीं मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। क्वेश्चन लगभग मिलना तय है इनमें से, तो ध्यान दीजिएगा। ये मैंने एक आपको प्रीव्यू दिखा दिया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी बातों पर आपको विशेष फोकस करना है। इसके बाद अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेता हूं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें आप पढ़ करके चले जाइएगा। नंबर 1 आपको सबसे पहले तो नेम रिएक्शन पढ़ के चले जाना है, नेम रिएक्शन पढ़ के चले जाना है। अब एक चीज और रह गई कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको और पढ़नी थी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में IUPAC नोमेनक्लेचर, जब इनऑर्गेनिक का बता रहा था, IUPAC नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ लीजिएगा थोड़ी सी, और वैलेंस जो बॉन्ड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग किसी की शेप, जैसे FeCN का होल 6 है ना, K4FeCN का होल 6, इसमें Fe की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शेप क्या, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। तो उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, तो नेम रिएक्शन और उनकी मैकेनिज्म पे अगर आप
बताना, तो 100% मैं 3 क्वेश्चन का दावा करता हूं यहां से कि 3 क्वेश्चन मिलने के आपको चांस है, मिलेंगे, मिलने के चांस नहीं, मिलना तय है लगभग। तो आप इनकी मैकेनिज्म पढ़िए, लेकिन हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा। इंटरमीडिएट पूछ सकते हैं, रिएक्टेंट पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, रिएक्शन दे दी जाए और उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि भैया बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, रीमर्टीमन है कि परकिम रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है। ये सब बातें आपके जहन में उतार देना चाहता हूं कि आप कम से कम मेमोराइज कर लें, पूरी तरीके से अपने अंदर बिठा लें कि किस तरीके से लैब असिस्टेंट का एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो अनुसर की इन बातों पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और अगर इसी बात पे कंटिन्यूटी में चलता हूं तो आपको कंपाउंड जैसे एल्केन है, एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है, इन सब बातों को भी आपको विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। इनके जनरल फार्मूला से लेकर के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और इनके साथ में जैसे कि मान लेते हैं कि मर्क्यूरेशन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, डीमर्क्यूरेशन है, मार्कोनिकॉफ रूल है, पेरोक्साइड रूल है, सेट्जेफ रूल है, इस तरीके से सेवेटियर-एंडरसन रिएक्शन है, इन सब पर विशेष ध्यान देना है। और इनकी कंडीशंस भी ध्यान रखनी कि ओजोनोलिसिस जब कराते हैं, ओजोनोलिसिस लिख लो, आना तय है, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस आना तय है, बिल्कुल 2022 लिखे दे रहा हूं और आगे लैब असिस्टेंट भी लिखे दे रहा हूं। क्वेश्चन ना आए तो कहिएगा, 100% क्वेश्चन आएगा ओजोनोलिसिस से, तय है, बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा इस क्वेश्चन को। और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज भी हैं, कुछ मतलब डिफरेंस भी है। जैसे ये दोनों एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, इनके अनसैचुरेशन को कैसे चेक करेंगे, इनको बेयर्स रिएजेंट के साथ में ट्रीटमेंट दे देंगे तो क्या होगा, इनको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से करेंगे, इनको अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से करेंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, इनका पॉलीमराइजेशन करा देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ऐसी सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर आपको फोकस जरूर करते रहना है, ध्यान दीजिएगा। और अगर मैं तीसरी बात करता हूं तो आपको हेलो एल्केन से लेकर के हेलो एल्केन, हेलो एरीन, इन सभी की नेम रिएक्शन मैंने ऊपर लिख दी है। और इन सभी कंपाउंड की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, मेरी वीडियो क्लास 12th की भी मैं पढ़ाता हूं वीडियोस, वो भी मैंने डाल रखी है पुरानी वीडियोस, जिसमें आपने नोटिस किया होगा पुरानी वीडियोस है, ये चीज नहीं है, ध्यान दीजिएगा, उन वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि उन वीडियो से भी आपको लैब असिस्टेंट की एग्जामिनेशन में हेल्प मिल सकती है। तो हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका पर्टिकुलर सिलेबस तो आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसकी मिसलेनियस रिएक्शंस आपके सिलेबस में जरूर है। जैसे कि मान लीजिए कि एल्डिहाइड का टॉलरेंस से टेस्ट, कीटोन का टॉलरेंस देता है नहीं देता है, कौन सा रिएजेंट है जो मतलब जो है बेंजल्डिहाइड जो है वो टॉलरेंस के साथ देगा नहीं देगा, फैलिंग के साथ देगा नहीं देगा। ऐसे डिफरेंसेस हैं कुछ रिएक्शंस के, उनको डिस्टिंग्विश कैसे किया जाता है, उनके डिस्टिंग्विश में टेस्ट कौन सा यूज होता है, इन सब बातों के लिए भी आपको इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखना चाहिए। और दूसरी बात आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इनकी जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, इनमें कन्वर्जन एक वर्ड ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन भी लगभग तय है कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है, और कन्वर्जन के साथ साथ ये रिएजेंट कौन सा कब यूज होगा, रिएजेंट कब कौन सा यूज होगा, टेम्परेचर कितना चाहिए होगा, किस टेम्परेचर पर क्या प्रोडक्ट वेरी कर जाता है, कौन यहाँ पर बेस की तरह बिहेव कर रहा है, कौन यहाँ पर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, कौन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, इन सब बातों के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर कुछ चीजें जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बहुत देखोगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मेरे हिसाब से स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन आपके लेवल पे नहीं आ सकता है। अगर एनएमआर सिग्नल निकालने आए तो मेरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको एनएमआर सिग्नल निकालना सीख जाएंगे आप, बहुत सिंपल तरीके से एनएमआर सिग्नल निकाले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो वो देख लेना। स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, कौन, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है ना। इसी तरीके से आपसे ये भी पूछ सकते हैं लाइमन बाबर पास्कल ब्रैकेट फंड, वो भी इसी से जोड़ के अगर मैं देखना चाहूं, है ना। इसी तरीके से आप अगर देखो तो रेले लाइन जो होती है वो किसके अंदर आती है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मल वे में है, टिपिकल क्वेश्चन की तरफ जाने की कोशिश आप ना करिएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। और अगर चलते चलते मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लेता हूं, पॉलीमर की बात कर लेता हूं। कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीमर में अगर मैं देखना चाहूं तो कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीमर इस बात का बिल्कुल फाइनलाइज करते हैं, इस बात को बिल्कुल डेफिनेटली आप ध्यान दीजिए कि कार्बोहाइड्रेट में से ग्लूकोज की रिएक्शंस आ सकती है। प्रोटीन से क्वेश्चन ज़्वेटर आयन पे आ सकता है, ज़्वेटर आयन क्या होता है,
एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करता है, तो क्यों करता है, कितने टेम्परेचर पे करता है, जिस टेम्परेचर पर और जिस पीएच वैल्यू पे करता है उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आने की संभावना लग रही है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है, और ग्लूकोज में कौन अल्फा बीटा ग्लूकोज जब बनते हैं तो पोजीशन का भी इंडिकेशन एग्जाम में आ सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और पॉलीमर्स में मोनोमर पूछी जा सकती है, उस मोनोमर से मोनोमर का नाम दे दे, पॉलीमर कौन सा बनेगा। उसके बाद क्रॉस लिंकिंग कराने के लिए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कौन सा है, कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, कौन थर्मोप्लास्टिक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको पॉलीमर से मिल सकते हैं। पीएचबीबी क्या है, या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या हो सकते हैं, या फिर नेचुरल जो रबर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, या नाम दे दे उसका और पूछे कि बताओ इसमें से नेचुरल रबर की यूनिट कौन सी हो सकती है, मोनोमर यूनिट कौन सी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे जा सकते हैं। और अगर केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ की बात करता हूं तो वहां से भी आपको मेडिसिनल वैल्यू पर जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखे जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो पैरासीटामोल का फार्मूला पूछा जा सकता है, या फिर आपको डिटॉल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ डिटॉल का कंपोजिशन क्या है। इसी तरीके से आपको एंटीबायोटिक, एंटीपैरेटिक, एनाल्जेसिक है ना, इस तरीके से ट्रैंकुलाइजर किसी का भी फार्मूला पूछा जा सकता है। चूंकि ये बहुत पर्टिकुलर डिटेल में नहीं आता है, लेकिन हाँ इनके एग्जांपल्स, इनके क्लू, इनकी कीमोथेरेपी क्या होती है, व्हाट इज कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी का रोल क्या है लाइफ में, ये सब क्वेश्चन नॉर्मल बनते हैं जिनको आपको विशेष तौर से पढ़ लेना चाहिए। अगर कुछ सिलेबस से इधर देखिए क्या होता है, बहुत लोग जो असफल होते हैं उनकी असफलता का कारण भी आपको बता देता हूं, क्योंकि वो टू द पॉइंट ढूंढते हैं कि नहीं साहब ये तो सिलेबस में ही नहीं था, आ गया ना सिलेबस उससे तो जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए कहीं एरोमेटिक कंपाउंड में हेट्रोसाइक्लिक का एरोमेटिक कंपाउंड पूछ लिया गया तो अब आप परेशान, बोले साहब ये तो सिलेबस ही में नहीं था हेट्रोसाइक्लिक। अरे भैया उसने एरोमेटिसिटी पूछी है तो वो चाहे हेट्रोसाइक्लिक में पूछे और या फिर किसी में पूछे, एरोमेटिसिटी तो निकालना चाहिए ना आपको। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी है कि जो हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी पढ़ने हैं। जैसे फिनॉल में भी पढ़ना है, बेंजल्डिहाइड में भी पढ़ना है, पिक्रिक एसिड कैसे बनता है, बेंजोइक एसिड कैसे बनता है, इसी तरीके से एस्पिरिन कैसे बनती है ना। और आपको अगर आप देखें तो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो कैसे बनता है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये सब चीजें, ऐसे तो मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता दूंगा, कोई फायदा नहीं निकलेगा, लेकिन जो मैंने अभी तक बताया आपको वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो थर्मोफिजिकल में थोड़ा सा बचा तो बता देता हूं। थर्मोडायनेमिक्स है ना, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रेडॉक्स से जोड़ लिए, कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है। थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर फर्स्ट लॉ से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल रखा मिलेगा, बिल्कुल तय है। सोच लीजिए, एंट्रोपी से जुड़ी हुई डेफिनेशन आपको जरूर मिलेगी, एग्जाम्पल आपको रट के जाना है, 100% आना तय है। इसी तरीके से अगर वर्क डन पे कोई न्यूमेरिकल आता है तो इजी हो जाएगा, नहीं तो एंथैल्पी निकालने पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है, ये भी बिल्कुल तय है। तो कुछ चीजें जो मेरी जानकारी में है, मेरा अनुभव है कि ये चीजें आ सकती हैं, जिनकी संभावनाएं बन सकती हैं, वो मैं आप तक शेयर जरूर कर रहा हूं। और इसलिए कर रहा हूं कि आप लैब असिस्टेंट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई जरूर कर पाए। तो इस वीडियो को देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट करिए, और बाकी मैंने छोड़ा क्यों है ये भी आपको बता देता हूं कि सभी टॉपिक्स, इतना ही समय है कि आप इतने टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद जो बचा हुआ टॉपिक है, जो सिलेबस है, उसमें अगर अपनी जान लगाना चाहते हैं तो लगाइए, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर मैं ये चीजें बता रहा हूं तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। डीएफ ब्लॉक में भी अगर चलता हूं, क्योंकि मैंने अभी बोला नहीं तो पी तक रह गया था, डीएफ ब्लॉक में भी अगर मैं चलता हूं तो डीएफ ब्लॉक में अगर आपसे बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लीजिएगा, एलॉय फॉर्मेशन, कैटालिटिक प्रॉपर्टी पर नोट पढ़ लीजिएगा, वो कंपाउंड कलर्ड क्यों होते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और एफ ब्लॉक में चले जाइएगा तो इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है, और ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी, एलएओएच का होल थ्राइस इज मोर बेसिक देन एलयूएच का होल थ्राइस, इस टाइप के क्वेश्चंस, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट द लेंथेनॉइड्स, इस टाइप के लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस में से बताइए कौन सा पॉइंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। ऐसे क्वेश्चन को भी आप नजरअंदाज नहीं करेंगे, तब आप
लैब असिस्टेंट पीजीटी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई जरूर कर पाएंगे। तो मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि आज आप इस वीडियो को देखिए और पेन कॉपी लेकर के नोट करिए कि अनु सर ने कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन सी चीजें, किन किन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट बताया है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो लैब असिस्टेंट का एग्जामिनेशन आपसे 100% निकलेगा। और अगर आपको जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको करने हैं, प्रैक्टिस सेट करना है, कोऑर्डिनेशन का करना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का करना है, तो फिर आप फट से एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, 399 को परचेज कर लीजिए और आपको डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो मेरा अनुभव, मेरा तजुर्बा और मेरा ये बहुत सारा कलेक्शन आपको जरूर मदद करेगा आपके लैब असिस्टेंट के एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो इस वीडियो को झारखंड के मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजिए और जरूर बताइए कि केमिस्ट्री रिएक्शन से बोलती है, केमिस्ट्री थ्योरी से नहीं बोलती है। वहां पर इतने मोटे नोट्स जो बनवाए जा रहे हैं उन नोट्स का कोई यूज नहीं निकलेगा। आजकल जमाना टू द पॉइंट पढ़ने का है, आजकल जमाना स्मार्ट स्टडी का है, आजकल हार्ड स्टडी का नहीं है। तो इस चीज का भी आप इसे ध्यान रख के क्लू पॉइंट, क्विक रिवीजन टर्म जैसे मैं पढ़ाता हूं उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए। आप एग्जाम 100% क्वालिफाई करेंगे, ये मेरा आशीर्वाद भी है। और ऊपर वाले से जरूर प्रार्थना करूंगा कि जो लोग इस वीडियो को देखें वो जरूर इस एग्जाम में सफल हों। फिर आपको एक जरूर नया जोश मिलेगा अगर आप इस एग्जाम में सफल हो जाते हैं, लैब असिस्टेंट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो आप पीजीटी के एग्जाम के लिए जरूर झंडा गाड़ेंगे। ये मेरा आपसे वादा है और ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, नए तजुर्बे के साथ में। तब तक के लिए आप इसका आनंद लीजिए और जितने भी लोग हैं झारखंड में उन तक ये फेसबुक पर जहां भी आपके दोस्त हैं उन तक फैला दीजिए, क्योंकि उनका भी भला हो। और साथ में आप तो पढ़ ही रहे लेकिन उन तक जरूर पहुंच पाए जो लोग बेचारे इस टॉपिक से जुड़े हुए नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहिए। जय हिंद।